हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब क्रॉस प्रोडक्ट देख चुके थे। तो वहाँ पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला तक हम लोग देखे थे कि जैसे मान लो अगर कोई एक वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और मान लो कोई एक दूसरा वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो अगर आपको वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालना हो तो आप कैसे निकालते हो? सबसे पहले आप लिखते हो i कैप, फिर आप लिखते हो j कैप, फिर आप लिखते हो k कैप ना। फिर इसके बाद आप वेक्टर a का जो गुणांक होता है उसे लिखते हो, यानी i कैप का कोफिशिएंट a1, j कैप का कोफिशिएंट a2 और k कैप का कोफिशिएंट a3। फिर उसके बाद आप वेक्टर b का जो कोफिशिएंट होता है उसे लिखते हो, यानी i कैप का गुणांक कितना है b1, इसका गुणांक b2 और इसका गुणांक कितना हुआ b3। और इसके बाद इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर देते हो, वही आपका होता है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो आप इसे सॉल्व कैसे करते हो आपको बताया गया था। सबसे पहले आप क्या लिखते हो? i कैप। तो जब आप आई कैप लिखोगे, इससे जाने वाला जो स्तंभ होगा और इससे जाने वाला जो पंक्ति होगा उसे आप छोड़ दो, तो बचा आपका केवल इतना। तो फिर इस आप ऐसे मत गुणा करना कि इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें, आपको हमेशा इधर से जाना है, इसका गुणा इसमें यानी a2 b3, बीच में आप लगाओगे माइनस, फिर इसका गुणा इसमें यानी b2 a3। बात समझ में आ रहा है ना? तो आई कैप वैसे लिखो, लेकिन आप जब जे कैप लिखोगे तो वहां पर आप माइनस जे कैप लिखोगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जब आप लोग क्लास 12th में मैथ पढ़ोगे तो वहां पर सारणिक नाम का एक चैप्टर आएगा, तो वहां पर सहखंड उपसहखंड ये आपको मिलेगा, तो वहां पर इसका रीजन आपको समझ में आएगा। तो अभी केवल आप ये जानो कि पहला प्लस लिखोगे, फिर दूसरे के लिए आप क्या लिखोगे? माइनस जे कैप। उसके बाद फिर जे से जाने वाला जो स्तंभ होगा और जो पंक्ति होगा इसे आप छोड़ दोगे, तो यही दो बचा। तो इधर से गुणा इधर कर दो, यानी a1 b3 माइनस इसका गुणा इसमें b1 a3। बात समझ आ रहा है ना? फिर उसके बाद आई कैप हुआ, जे कैप हुआ, फिर आपको क्या लेके चलना पड़ेगा? के कैप। तो यहां पर क्या हुआ? के कैप। अब बाकी फिर के कैप से जाने वाला ये छोड़ोगे, आपका ये दोनों बचा, इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें, यानी a1 b2 माइनस b1 a2। बात समझ आ रहा है ना? तो बस ये आप सॉल्व करोगे, यही आपका क्या हो जाएगा? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। बात समझ में आ रहा है? तो आप यहां तक उसे लिखे थे, तो हम लोग इस पे एक एग्जांपल लेते हैं ना। कैसे? मान लो कि आपका वेक्टर a कुछ इस तरीके से, वेक्टर a बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। वेक्टर b आपका है i कैप प्लस j कैप माइनस 2 k कैप। और आपसे पूछा है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b आप बताओ। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बताने के लिए आपको पता है कैसे करते हो? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालने के लिए आप एक सारणी बनाते हो, और इस सारणिक में आप सबसे पहले i कैप, j कैप और k कैप लिखते हो। तो फिर उसके बाद वेक्टर a का गुणांक लिखते हो, फिर उसके बाद वेक्टर b का गुणांक लिखते हो। तो वेक्टर a का गुणांक कितना है? 2 3 माइनस 1। वेक्टर b का गुणांक कितना है? 1 1 माइनस 2। बस आप इसे सॉल्व कर दो, वही आपका आंसर होगा। तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आई कैप, फिर आई कैप से जाने वाला स्तंभ और पंक्ति छोड़ोगे, तो आपका बचा इतना। तो आप इसका गुणा इसमें, यानी 3 दूनी 6, लेकिन माइनस है तो माइनस 6। फिर आप अपने मन से 1 लगाते हो माइनस, फिर आप इसका गुणा इसमें 1 1 के 1, लेकिन माइनस 1 है, तो कितना आया? माइनस। बात समझ में आ रहा है ना? फिर आप क्या लिखते हो? जे कैप, लेकिन जे कैप से पहले आप क्या लगाते हो? माइनस। अरे आई कैप को आप प्लस के साथ लिखते हो, लेकिन जे कैप को आप माइनस के साथ लिखते हो, इनटू। अब जे कैप से जाने वाले स्तंभ और पंक्ति को छोड़ोगे, तो आपका ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। आप पहले इधर से गुणा करते हो, तो 2 दूनी 4, लेकिन माइनस है तो माइनस 4। अब फिर अपने मन से 1 माइनस लगाते हो, फिर इधर का गुणा इधर, यानी 1 1 1, लेकिन ये माइनस 1, तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस। फिर आप क्या लिखोगे? के कैप वाला। तो जब के कैप लिखोगे तो के कैप से जाने वाला स्तंभ और पंक्ति छोड़ोगे, आपको इतना बचा। तो इसका गुणा इसमें, यानी 2 1 के 2 माइनस इसका गुणा इसमें, यानी 3 1 के 3। आप इसे सॉल्व करो। आई कैप है -6 और माइनस माइनस प्लस 1, माइनस जे कैप है -4 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हुआ, प्लस के कैप और ये आपका 2 - 3 है। तो आई कैप -6 प्लस 1 करोगे कितना आएगा?
-5 माइनस जे कैप, -4 में +3 करोगे तो -4 में +1 करोगे तो -3 आएगा, प्लस के कैप, यहाँ पर 2 में से 3 घटाओगे -1 आएगा। तो आप इसे ऐसे सिंपली लिख सकते हो, -5 आई कैप और माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप और प्लस माइनस माइनस के कैप। यही आपका हुआ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। समझ में आया आपको? तो क्या आप वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर है, ये तो आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपने निकालना, क्या आप वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकाल सकते हो? बिल्कुल सिंपली ऐसे ही, बिल्कुल सेम ऐसे आपको करना है। कैसे करना होगा? अगर मान लो आपसे कभी कोई पूछे कि साहब आप वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बताओ, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बताने का भी तरीका वही होगा। सबसे पहले आप एक सारणी बनाओगे, जिसमें सबसे पहले लिखोगे आई कैप, जे कैप, के कैप। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद आप सबसे पहले वाला, क्योंकि अब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए पूछा है, तो आप सबसे पहले बी का जो गुणांक होगा उसे लिखोगे। तो बी का गुणांक कितना है? 1 1 -2। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 1 1 -2। फिर आप वेक्टर ए का जो गुणांक होगा उसे लिखोगे, और वेक्टर ए आपका है कितना? 2 3 -1। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 2 3 -1। और आप इस सारणी को हल करोगे तो जो आंसर होगा वही आपका क्या हो जाएगा? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो यहां से बताओ, सॉल्व करो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आई कैप, फिर आई कैप से जाने वाला पंक्ति और स्तंभ छोड़ोगे तो इतना बचा, इसका गुणा इसमें, यानी -1, यानी 1 का -1 का गुणा करो -1, और फिर अपने मन से आप लगाते हो क्या? माइनस, फिर इसका गुणा इसमें, तो 3 दूनी 6, लेकिन ये माइनस है तो -6। बात समझ में आ रहा है? ये तो हुआ आई कैप। फिर आप क्या लिखते हो? जे कैप, लेकिन किसके साथ? माइनस जे कैप। तो जब माइनस जे कैप लिखोगे तो ए से जाने वाला स्तंभ और पंक्ति छोड़ोगे तो इसका गुणा इसमें, -1 1 के 1, फिर अपने मन से लगाओगे माइनस, इसका गुणा इसमें, -2 दूनी 4, फिर अपने मन से क्या लिखोगे? के कैप। यही होता है ना? जब आप के कैप लिखोगे तो के कैप से जाने वाला छोड़ोगे, फिर इसका गुणा इसमें, 3 1 के 3, -2 1 के 2। समझ में आ रहा है आपको? तो ध्यान से देखो कितना हुआ। आई कैप -1 और माइनस माइनस +6, माइनस जे कैप -1 माइनस माइनस +4 प्लस के कैप, और 3 में से 2 घटाओ कितना आएगा? 1। तो आई कैप -1 + 6 करोगे 5 होगा, माइनस जे कैप -1 + 4 करोगे 3 होगा, प्लस के कैप में 1 का गुणा करो, के कैप ही रहेगा। तो आप इसे सिंपली लिख सकते हो 5 आई कैप -3 जे कैप और प्लस के कैप। ये क्या मिला आपको? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। क्या आप यहां से देखो, क्या वेक्टर ए क्रॉस बी वही है जो वेक्टर बी क्रॉस ए है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखो -5 आई कैप है, यहाँ पर +5 आई कैप है, यहाँ पर +3 जे कैप है, यहाँ पर -3 जे कैप है, और यहाँ पर माइनस के कैप है, वहां पर प्लस के कैप है, यानी दोनों बराबर। ये उसका क्या है? नेगेटिव है। बात समझ में आ रहा है आपको ना? तो आपको कल बताया भी गया है ये पुराने लेक्चर में कि वेक्टर ए क्रॉस बी ये बराबर होता है माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो देखो वो चीज आपको यहां से मिल रहा है। तो आपने जैसे अब वहां पर आपने डॉट प्रोडक्ट पे कुछ एप्लीकेशन देखा था, वहां पर एक नोट पॉइंट आपने देखा था कि अगर दो वेक्टर को आपको एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रूव करना हो, आप क्या करते थे? उनके डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखाते थे। आपको पता है जब दो वेक्टर के बीच एंगल 90 अंश होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। फिर सेम वैसे ही अगर दो वेक्टर के बीच एंगल 0 हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। मैं क्या बोला? एक बार फिर से सुनो। अगर दो वेक्टर के बीच एंगल 90 अंश है तो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और अगर दो वेक्टर के बीच एंगल 0 अंश हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यानी अगर वहां पर आप क्या किए थे, किसी वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाना था तो उनके डॉट प्रोडक्ट को आपने क्या दिखाया था? 0। तो अगर किसी वेक्टर को एक दूसरे के पैरेलल दिखाना हो, समांतर दिखाना हो, या दोनों के बीच एंगल 0 अंश है ये दिखाना हो, तो आप क्या दर्शाओगे? उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। और क्यों ऐसा? पहले आप ये वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर बी क्रॉस ए आप इतना लिखो, फिर हम लोग आप उस पर बात करते हैं। तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे, तो हम चलते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। ध्यान से देखिए, आपको पता है वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर होता कितना है? वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? कल आपने देखा है ना, ए बी साइन थीटा एन कैप। आप यही देखे हो ना? अरे वेक्टर ए क्रॉस बी कितना होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप, जहां ए क्या है? वेक्टर ए का परिमाण, बी क्या है? वेक्टर बी का परिमाण, साइन थीटा क्या, यहाँ पर थीटा क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण।
और एन कैप क्या है? एन कैप क्या होता है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के लंबवत मात्रक सदिश। अरे एन कैप यही है ना, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों के लंबवत मात्रक सदिश। कल लोग हम वहां पर फिगर के साथ देखे थे। और इसका डायरेक्शन आप कैसे निकालते हो? राइट हैंड थंब रूल से, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। और इसके लिए आप क्या करते हो? वेक्टर ए की तरफ अपने हाथ को रखते हो और वेक्टर बी की तरफ घुमाते हो, तो जो अंगूठा जिस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा वही एन कैप का डायरेक्शन होता है। तो अब मान लो कि आपको अगर इनके बीच एंगल 0 अंश हो, कल आपने ये देखा है, अगर थीटा बराबर 0 हो या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर अगर 0 है, तो ये कब पॉसिबल है? या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा। तो इस बात का मतलब यह होगा कि a बराबर 0 और a बराबर 0 में यानी वेक्टर a बराबर 0, या वेक्टर b बराबर 0 वेक्टर हो, या उनके बीच का एंगल कितना हो? 0। क्योंकि अगर ये 0 का तो 0 का गुणा करके पूरा 0 हो जाएगा, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। और अगर वेक्टर बी 0 वेक्टर होगा तो उसका परिमाण भी 0 हो जाएगा, तो 0 का गुणा करके पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस से आपका 0 वेक्टर हो जाएगा। और अगर इनके बीच एंगल 0 अंश हो तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 अंश। तो साइन 0 का वैल्यू 0, 0 का गुणा होगा पूरा 0 हो जाएगा। तो अगर आपको दो वेक्टर को पैरेलल दिखाना है या एक ही डायरेक्शन में दिखाना है, आप यहां से दिखा सकते हो। अगर ए नहीं 0 है, बी नहीं 0 है, फिर भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इस बात का मतलब क्या होगा? उनका एंगल 0 होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, या क्वेश्चन टाइप आप इसे समझ लो। सिद्ध कीजिए कि क्या वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी बराबर 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप के बीच कोण 0 अंश। बात समझ में आ रहा है? तो अगर दो वेक्टर के बीच कोण 0 अंश होगा तो सबसे पहले हम उनके क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। कैसे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालो। वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर बी कैसे निकालोगे? आप यहाँ क्या लिखोगे? आई कैप जे कैप के कैप आई कैप। फिर अब वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना, सबसे पहले ए का गुणांक लिखोगे। ए का गुणांक कितना है? 2 1 1। और वेक्टर बी का गुणांक कितना है बताओ? 4 2 2। आप इसे क्या करो? सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे? आई कैप लिखो, आई कैप से जाने वाला छोड़ोगे, इसका गुणा इसमें 2 1 के माइनस 2 1 के, फिर आगे क्या लिखते हो? माइनस जे कैप। जब माइनस जे कैप लिखोगे, इससे जाने वाला छोड़ोगे, 2 दूनी माइनस 4 1 के 4, फिर आगे क्या लिखोगे? के कैप। तो के कैप ये छोड़ोगे, 2 दूनी माइनस 4 1 के 4। तो देखो ये भी आपका 0 आई कैप आया, ये भी आपका 0 जे कैप आया, और ये भी आपका 0 के कैप आया। यही तो होता है आपका 0 वेक्टर। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आपका क्या आ गया? 0 वेक्टर। लेकिन वेक्टर ए का परिमाण देखो 0 नहीं है। अरे वेक्टर ए का परिमाण निकालोगे, 2 दूनी 4 1 1 के 1 1 1 के 4 1 5 1 6, तो यानी अंडर रूट 6 आया। वेक्टर बी का परिमाण निकालोगे, 4 6 16, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 4 8 16 8 24 ने इस प्रकार देखा कि वेक्टर ए का भी परिमाण 0 नहीं है और वेक्टर बी का भी परिमाण 0 नहीं है, लेकिन फिर भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आया। तो ये कब आया होगा? जब इनके बीच एंगल 0 होगा। तो चूंकि आप लिखोगे कि वेक्टर ए ये 0 वेक्टर नहीं है और वेक्टर बी ये भी 0 वेक्टर नहीं है, बट इनके बीच का या इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आया ये क्या आ गया? 0 वेक्टर आया। तो इस बात का क्या मतलब है? इनके बीच एंगल कितना रहा होगा? बस समझ आ रहा है ना? फिर उसके बाद आपने डॉट प्रोडक्ट जब आप पढ़ा था तो वहां पर आपने देखा था कि दो वेक्टर अगर आपको दिया है तो और दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट अगर निकाल लिए तो दोनों वेक्टर के बीच आप एंगल भी निकाल सकते हो। कैसे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये बराबर क्या होता था? ए बी कॉस थीटा। तो क्या यहां से आप लिखे थे क्या? कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान ए बी। और ये जो गुणा इधर आके भाग हुआ, तो अगर आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट पता चल गया तो क्या, और आपको वेक्टर ए दिया रहेगा तो वेक्टर ए का परिमाण यही ए होता है, और वेक्टर बी दिया रहेगा जो वेक्टर बी का परिमाण होगा वही बी होता है। तो जो आपको उनका डॉट प्रोडक्ट पता है, ए पता है बी पता है, ए क्या है? वेक्टर ए का परिमाण, और बी क्या है? वेक्टर बी का परिमाण। तो क्या आप भाग देने के बाद कॉस थीटा बता सकते हो? जब कॉस थीटा पता चल गया तो आप थीटा भी बता सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना? सेम वैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट से ही जा सकते हो। कैसे? वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर आपको क्या पता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। बात समझ में आ रहा है?
लेकिन यहां से आप साइन थीटा बराबर बता सकते हो। कैसे? साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस बी, जो गुणा इधर आके क्या हो जाएगा भाग। लेकिन अभी यहाँ पर एक एन कैप बचेगा। क्या बचेगा? एन कैप। ये एन कैप आपका काम गड़बड़ करेगा। एक काम करो, आप दोनों साइड, क्योंकि अच्छा आपको ये पता है ना वेक्टर ए क्रॉस बी एक सदिश आता है। अरे वेक्टर ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी उनका सदिश गुणनफल। तो जब वेक्टर ए क्रॉस बी करोगे, देखो अभी यहाँ पर आपने निकाला ना वेक्टर ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म आता है, तो एक वेक्टर आता है वेक्टर ए क्रॉस बी। तो क्या अगर ये वेक्टर है तो इस वेक्टर का परिमाण लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ। अरे इस वेक्टर, आपको कोई वेक्टर पता हो, जैसे मान लो यही वेक्टर है, तो इस वेक्टर का आप परिमाण बता सकते हो नहीं बता सकते हो? बोलो। इस वेक्टर का परिमाण बता सकते हो। ये वेक्टर पता तो इस वेक्टर का भी परिमाण बता सकते हो। सेम वैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये भी तो एक वेक्टर आता है, तो वो जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर का परिमाण बता सकते हो। तो आपको अगर ये पता है तो आप ये भी लिख सकते हो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो परिमाण होगा वो ए बी साइन थीटा एन कैप के परिमाण के क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि दोनों वेक्टर बराबर है, तो जब बराबर है तो उनका परिमाण भी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो क्या? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होगा ये तो ये नंबर है, ये तो बाहर आ जाएगा, बी भी नंबर है, साइन थीटा भी नंबर है, और यहाँ पर बचेगा केवल एन कैप का परिमाण। और एन कैप होता क्या है? एन कैप क्या है? मात्रक सदिश। और मात्रक सदिश का परिमाण कितना होता है? 1। तो इस वेक्टर का जो परिमाण, क्योंकि मात्रक सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? 1 हो, ऐसे ही सदिश को तो आप मात्रक सदिश बोलते हो। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान लगाया यानी परिमाण लिखियो, ये बराबर होगा ए बी साइन थीटा, और एन कैप का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या यहां से आप साइन थीटा बता सकते हो नहीं बता सकते हो? साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण बटे ए बी। यहाँ ए क्या है? वेक्टर ए का परिमाण, और बी क्या है? वेक्टर बी का परिमाण। तो अगर आपको दो वेक्टर दिया तो क्या उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालना सीख चुके हो? अरे अभी आपने 2-3 क्वेश्चन किया, तो जैसे वेक्टर ए क्रॉस बी निकालोगे तो क्या उनका परिमाण भी आप निकाल लोगे। तो ऊपर इसे रखो और बटे ए क्या होगा? जो वेक्टर ए रहेगा उसका परिमाण, इनटू बी जो वेक्टर बी रहेगा उसका परिमाण। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको साइन थीटा का वैल्यू मिला। जब आपको एक बार साइन थीटा मिला तो आप वहां से थीटा बता सकते। तो चलो आप ये नोट करके आप लिख लेना। हम इस फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए अपने। जैसे मान लो वेक्टर ए कितना है? वेक्टर ए बराबर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और जो वेक्टर बी है वो है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, इन दोनों वेक्टर के बीच कोण कितना होगा आपको बताना है। कैसे बताओगे? साइन थीटा, क्योंकि इनको क्रॉस प्रोडक्ट से बताना है तो क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू भी आप बता सकते हो। जब क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा तो पहले साइन थीटा लगाना होगा, तो साइन थीटा के थ्रू जाना। तो पहले क्या निकालो आप? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। कैसे निकालोगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या करते हो? एक डिटरमिनेंट बनाते हो जिसमें आई कैप जे कैप के कैप होता है, फिर गुणांक लिखते हो एक एक, इसका गुणांक क्या है? एक एक माइनस 1। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आई कैप, इससे जाने वाला छूटेगा, इसका गुणा इसमें माइनस 1, अपने मन से एक माइनस लगाओगे, फिर एक एक के एक, फिर माइनस जे कैप, इससे जाने वाला छूटेगा, इसका गुणा इसमें माइनस 1 माइनस एक एक के एक, फिर माइनस प्लस के कैप लिखोगे। अब के कैप से जाने वाला छोड़ोगे, एक एक के एक माइनस एक एक के एक, तो कितना है? -2 आई कैप आया। क्या ये माइनस माइनस ये -2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप होगा, और यहाँ पर आपका ये तो 0 हुआ, तो 0 के कैप लिखना कोई मतलब नहीं। अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। ये आपको क्या मिला? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मिला। लेकिन आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण चाहिए। क्या चाहिए? परिमाण। यानी पहले आप क्या निकाल लो? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण निकालो। तो कितना हो जाएगा? √-2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, और 4 4 कितना हुआ? √8, और √8 को आप कितना लिखते हो? 2 अरे √8 का मतलब 4 × 2 होता है ना, तो 4 को √4 के अंदर 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, और अंडर के अंदर भी 1 2 बचेगा, तो 2 तो आपने माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल लिया। अभी आपको ए और बी निकालना है, तो यहाँ से बताओ आप ए बताओ कितना होगा? ए क्या आता है? इसका परिमाण, इसका परिमाण 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
यानी 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा √3। और b कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर फिर से 1 1 1, यानी ये भी कितना हो जाएगा 3, करड़ी में 3। तो यहाँ से आप बता सकते हो चूंकि साइन थीटा बराबर आपको पता है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का परिमाण बटे a इंटू बी। तो वेक्टर a क्रॉस b का परिमाण कितना है 2 √2 और बटे a का वैल्यू कितना है √3 और ये वैल्यू कितना √3, फिर कितना हो 2 √3 सॉरी 2 √2 बटे √3 में √3 का गुणा कितना आ जाएगा 3। तो साइन थीटा बराबर कितना आया इतना। तो यहां से आप अगर थीटा बताना है तो साइन उधर जाके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 √2 बटे 3। आपका ये क्या हो गया आंसर। फिलहाल आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर हल करने के बाद 1/2 आए तो उससे अगर 1/2 आएगा तो थीटा बराबर 30 अंश, फिर √3/2 आएगा √3/2 आएगा तो माने थीटा बराबर 60। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप दो वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट का प्रयोग करके एंगल बता सकते हो और डॉट प्रोडक्ट का भी प्रयोग करके आप एंगल बता सकते थे। बात समझ में आ रहा है। तो अब वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का 2 एप्लीकेशन है। अब देखो आगे, अगर मान लो कि जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा इस क्रॉस प्रोडक्ट का 2 एप्लीकेशन और है। पहला एप्लीकेशन ये है कि अगर, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं 3 भुजा होती है। तो अगर त्रिभुज का 3 भुजाओं में से किसी 2 भुजा को वेक्टर द्वारा निरूपित किया जाए, जैसे मान लो कि अगर इस भुजा को हम वेक्टर ए बोल दे और ये जो आपकी दूसरी भुजा है अगर हम इसे वेक्टर बी बोल दें, तो त्रिभुज की अगर 2 भुजा 2 वेक्टर द्वारा निरूपित हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बता सकते हो। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो किसके बराबर होगा 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यानी आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना, और क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक वेक्टर आता है, एक सदिश आता है, तो मॉड लगाए यानी उसका परिमाण, तो उसका परिमाण लोगे तो एक वैल्यू मिलेगा, तो उस वैल्यू में 2 का भाग दोगे वही क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यदि 2 वेक्टर त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और अगर समांतर चतुर्भुज, आपको पता है ना समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजा आमने सामने की भुजाएं क्या हो समांतर हो तथा बराबर हो। तो अगर समांतर चतुर्भुज की 2 भुजा 2 वेक्टर द्वारा निरूपित हो, मान लो कि ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका क्या है वेक्टर बी है। समांतर चतुर्भुज की 2 भुजा को अगर हम वेक्टर द्वारा निरूपित करें तो आप इस समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल बता सकते हो। क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। केवल वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करोगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा यानी जो परिमाण आएगा वही क्या हो जाएगा उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। और त्रिभुज की बात आएगी तो आपको बस वही करना है, लेकिन हाफ ही लेके चलना है, 1/2 का गुणा करना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस पे एग्जाम्पल करते हैं और एक इस पे एग्जाम्पल करते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, ये 2 वेक्टर किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को निरूपित करती हैं, करती हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको पता है अगर 2 वेक्टर त्रिभुज की 2 भुजा को निरूपित करें तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का आप क्या करोगे मान निकालोगे। तो सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस बी निकालो, फिर तो उसका परिमाण निकाल पाओगे। तो आपको पता है ना कि चूंकि वेक्टर ए क्रॉस बी आप निकालते कैसे हो, आई कैप जे कैप के कैप, ये लिखते हो। ए का गुणांक कितना है 1 1 -1, ये 2 3 -1, तो बताओ कितना आ जाएगा। आई कैप ऐसे लिखोगे ये जाने वाला छोड़ोगे तो -1 -3, ऐसे ही करते हो ना। माइनस जे कैप
जे कैप से जाने वाला स्तंभ और पंक्ति को छोड़ोगे, आपका ये और ये बचेगा। तो इसका गुणा इसमें करो कितना आएगा -1, फिर आप लगाते हो अपने मन से माइनस, फिर इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा -2, फिर आप क्या लिखते हो के कैप, फिर के कैप से जाने वाला स्तंभ और पंक्ति छोड़ोगे, इसका गुणा इसमें करो 3 1 के 3 माइनस इसका गुणा इसमें करो 2 1 के 2, तो कितना आया आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये +3 ये -1, तो 3 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 2, माइनस जे कैप माइनस माइनस प्लस होगा, 2 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 1 बचेगा, प्लस के कैप 3 में से 2 घटाओगे यहाँ पर भी कितना बचेगा। तो अगर आप इसे सही से लिखोगे तो क्या 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ऐसे लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। लेकिन जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह इसका माड होता है, यानी इसका परिमाण होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो परिमाण हो जाएगा, परिमाण कैसे निकालते हो, √2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 यानी √ कितना आया 6। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही होता है ना, तो हाफ इनटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की माड का वैल्यू कितना आया √6, तो आप इसे √6/2 ही लिख सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर दो वेक्टर त्रिभुज की दो भुजा को निरूपित करें तो क्या आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, कैसे, हाफ माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से। आप इसे अच्छे से पढ़ो, आप इसे ध्यान से याद रखना, क्योंकि क्लास 12th में जब आप पढ़ोगे वेक्टर मैथ में तो वहां पर फिर से आपको ये मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो वहां पर आपको ये फिर से मिलने वाला है। तो ये तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पे आपका क्वेश्चन हुआ। एक समांतर चतुर्भुज वाला भी कर लेते हैं। तो बस कुछ नहीं, अब ध्यान से देखो, या चलो आप क्वेश्चन लिख लो, दूसरा क्वेश्चन करके। यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप एंड वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप किसे निरूपित करें, समांतर चतुर्भुज की दो भुजा को निरूपित करें। समांतर चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजा होती हैं। तो किसी दो संलग्न भुजा को, अच्छा ये केवल दो भुजा को नहीं निरूपित करना चाहिए, दो संलग्न भुजा, संलग्न मतलब सटे सटे भुजा को निरूपित करना चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजा को निरूपित करें, संलग्न भुजा को निरूपित करें, तो उस समांतर चतुर्भुज की, तो उस समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, तो कैसे करोगे, आपको पता है अगर दो वेक्टर समांतर चतुर्भुज की दो भुजा को निरूपित करे, मान लो अगर ये आपका वेक्टर ए वेक्टर बी है, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो माड होगा वही समांतर चतुर्भुज का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या निकालना होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और पता है ना वेक्टर ए क्रॉस बी कैसे निकालते हो, आई कैप जे कैप के कैप, 1 1 -2 1 -1 1। तो बताओ कितना हो जाएगा, आई कैप ऐसे लिखोगे, ये छूटा 1 1 के 1 माइनस 2 1 के 2, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। माइनस जे कैप लिखोगे, ये छूटेगा 1 1 के 1 माइनस इसका गुणा इसमें करोगे -2 प्लस के कैप लिखते हो, ये जाने वाला छूटेगा -1 माइनस 1 1 के 1। तो कितना हुआ, 1 में से 2 घटाओगे माइनस आई कैप हुआ, और ये +2 हुआ, 2 +2 और +1 +3 हो जाएगा। और जब माइनस का गुणा करोगे -3 जे कैप, और -1 -2 तो क्या -2 के कैप हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। लेकिन आपको चाहिए क्या, माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी चाहिए। तो माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर 4। तो 9 10 4 14, तो कितना आ गया √14। ये हो गया माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो दिस इंप्लाइज दैट समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, आपको पता है यही होता है ना, माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो यानी √14।
बात समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से आपका वेक्टर आज एंड हुआ। ठीक है, वेक्टर चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम कल अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, समतल में गति स्थिति। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक करो, फ्रेंड्स साथ शेयर करो।